अब आ जाए अपने नेक्स्ट एमसीक्यू पे, एमसीक्यू नंबर 17 पे। A company has following balances on 1st January 2019. Share capital rupees 100 each, 100 million. Share premium 30 million. Share devaluation surplus 20 million and retained earnings 35 million. The company made a right issue of 1 for 5 shares already held at rupees 145 per share. अब वो कह रहा है कि कंपनी ने राइट शेयर इशू की हैं 1 for 5 शेयर्स ऑलरेडी है, यानी कि जिसके पास पहले 5 शेयर्स थे तो उसको एक राइट शेयर अब इशू होगा। तो हमारा रेशो क्या होगी, ये 1/5 एट रुपीज़ 145 पर शेयर। अब हमारी शेयर की जो पर शेयर वैल्यू कितनी है, 100। तो इसमें 45 क्या होगा फिर, शेयर प्रीमियम, और 100 क्या आ जाएगा, शेयर कैपिटल। अब वो कह रहे हैं व्हाट अमाउंट ऑफ शेयर प्रीमियम शैल बी प्रेजेंटेड इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एज एट 31 दिसंबर 2019। अब हमने उसे क्या बताना है, हमारी शेयर प्रीमियम की अमाउंट बतानी है, जो हमारी क्लोजिंग बैलेंस उसको हमने बताना है शेयर प्रीमियम का। ओपनिंग हमारा कितना है, 30। तो अब हमने 45 पे हमने उसको निकालना है। कैसे निकालेंगे, हमारा शेयर कैपिटल कितना है, 100 मिलियन। तो सिंपली इस 100 मिलियन को डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय रेशो कितनी है, 1/5, 1/5। और उसके बाद शेयर प्रीमियम की अमाउंट कितनी है, 45। तो हम 45 इसको हम करके हमारे पास आंसर आ जाता है 100 मिलियन डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1/5 एंड मल्टीप्लाई बाय 45। तो हमारे पास आंसर आता है 9 मिलियन। अब हमारे पास ओपनिंग कितना है, 30 मिलियन, और उसके बाद प्रीमियम और कितना आया, 9 मिलियन। तो हमारा क्लोजिंग कितना बन गया यहाँ पे, 39 मिलियन। तो हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पे, 39 मिलियन शेयर प्रीमियम का क्लोजिंग। अब नेक्स्ट एमसीक्यू है, उसमें भी उसने सेम डाटा दिया है। एमसीक्यू नंबर 18 में नीचे वो कह रहा है द कंपनी मेड अ बोनस इशू ऑफ 2 for 5 शेयर्स ऑलरेडी हेल्ड। 2 for 5 शेयर्स ऑलरेडी हेल्ड का मतलब क्या है कि जिसके पास 5 शेयर्स हैं उसको हम 2 बोनस शेयर इशू करेंगे। तो हमारी रेशो क्या आ गई, 2/5। What amount of share capital be presented in statement of changes in equity as at 31 दिसंबर 2019। अब हमने उसे क्लोजिंग बताना है किसका, शेयर कैपिटल का, 31 दिसंबर 2019 पे। अब हमारा ओपनिंग कितना था, 100 मिलियन। तो इसको भी हम सिंपली वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। 100 मिलियन डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स। उसके बाद इसको हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, रेशो से। हमारी रेशो कितनी है, 2/5। 2/5 करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स इशूड आ जाएंगे। उसको फिर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पर यूनिट शेयर अमाउंट से। वो कितनी है, ₹100 ईच। तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। तो ये हमारे पास आ जाएगा 40 मिलियन। अब हमारी ओपनिंग बैलेंस की अमाउंट कितनी थी शेयर कैपिटल की, 100 मिलियन। उसमें ये 40 मिलियन भी ऐड हो जाएगा तो हमारा क्लोजिंग कितना बन जाएगा, 140 मिलियन। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 140 मिलियन। नेक्स्ट एमसीक्यू है नंबर 19। इसमें भी उसने डाटा सेम दिया है, लेकिन वो नीचे क्या कह रहा है, द कंपनी मेड अ बोनस इशू ऑफ 2 for 5 शेयर्स ऑलरेडी हेल्ड। अब इसमें भी हमारा रेशो क्या उसने दी थी, 2/5। आगे वो कह रहा है व्हाट अमाउंट ऑफ शेयर प्रीमियम शैल बी प्रेजेंटेड इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एज एट 31 दिसंबर 2012 इफ़ फ्रॉम शेयर प्रीमियम। कि अगर जो हम डिविडेंड, अब हमारी बोनस शेयर की एंट्री क्या होती है, डिविडेंड डेबिट एंड शेयर कैपिटल क्रेडिट। अब जो हमारे डिविडेंड डेबिट होता है ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ से होता है, रिटेन्ड अर्निंग्स में से।
लेकिन इस एमसीक्यू में हमने क्या करना है, उसको शेयर प्रीमियम में से उसको हमने लेस करना है, शेयर प्रीमियम डेबिट करना है। तो अब हम इसकी देख लेते हैं, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमारा प्रीमियम कैसे आएगा, 100 मिलियन डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। मल्टीप्लाई हम इसे करते हैं रेशो से 2/5, और हमारा पर शेयर अमाउंट वैल्यू कितनी है, 100 ईच। तो इसको इंटू 100 करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, 40 मिलियन। अब ये हमारा क्या आ गया, बोनस शेयर जो हमने इशू की है उसकी अमाउंट। अब बोनस शेयर की एंट्री क्या होती है, डिविडेंड डेबिट एंड शेयर कैपिटल क्रेडिट। कितने से होगा शेयर कैपिटल क्रेडिट, 40 से। और हमने डिविडेंड कहाँ से डेबिट करना है, शेयर प्रीमियम में से। लेकिन अब हमारा बोनस कितना आया, 40 मिलियन, और हमारे पास शेयर प्रीमियम के कितने पैसे हैं, 30 मिलियन हमारे पास जस्ट है। तो 30 मिलियन तो यहाँ से डेबिट हो जाएगा, ये डेबिट हो गया तो हमारा जो है सरप्लस की जो अमाउंट है वो ख़त्म हो गई। इसलिए फिर हम इसकी बाकी जो बचा डिविडेंड वो हम कहाँ से लेस कर देंगे, इसको रिटेन्ड अर्निंग्स में से। कितना रह गया बाकी, 10। तो ये जो 10 है ये कहाँ से डेबिट होगा, रिटेन्ड अर्निंग्स में से। तो फिर हमारे पास अब वो उसने क्या पूछा हमसे, व्हाट अमाउंट ऑफ शेयर प्रीमियम शैल बी प्रेजेंटेड इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एज एट 31 दिसंबर 2019। हमने उसको क्या बताना है, शेयर प्रीमियम का क्लोजिंग बताना है। तो अब हमारे पास 30 मिलियन था ओपनिंग। जब हमने अपनी ये एंट्री कर ली तो 30 मिलियन से शेयर प्रीमियम डेबिट हो गए, तो जितना भी उसमें बैलेंस था वो सारा ख़त्म हो जाएगा। तो फिर अब हमारा क्लोजिंग कितना रह जाएगा, 0, नील आ जाएगा हमारा। तो इसलिए फिर यहाँ पे आंसर क्या आ गया, नील। हमारा शेयर प्रीमियम का क्लोजिंग क्या हो गया, नील हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 20। अब डाटा इसमें भी सेम है, लेकिन वो आगे क्या कह रहा है, ऑन 2 जनवरी 2019 ऑल द रीवैल्यूड एसेट्स वर डिस्पोज्ड ऑफ फॉर ₹90 मिलियन। कि जितने भी रीवैल्यूड एसेट्स थे वो हमने डिस्पोज कर दिए, कितने के, 90 मिलियन के। इंटरिम डिविडेंड ऑफ 5% वॉज पेड इन जुलाई। डिविडेंड कितना हमने दिया, 5%। एंड फाइनल डिविडेंड ऑफ ₹8% हैज़ बीन प्रपोज्ड बाय डायरेक्टर्स। अब यहाँ पे उसने जो फाइनल डिविडेंड है उसकी हमें डेट नहीं दी हुई। तो अगर हमें डेट ना दी हो तो हम इसको अज्यूम करते हैं कि ये आफ्टर बैलेंस शीट डेट जो है वो फाइनल डिविडेंड जो है वो प्रपोज हुआ होगा। तो आफ्टर बैलेंस शीट डेट पे प्रपोज हुआ है, तो फिर ये कब हम रिकॉर्ड करते हैं, इसको हम अपने नेक्स्ट ईयर में ये हमारा रिकॉर्ड होता है। अगर तो उसने डेट बता दी हो फिर हम उसके अकॉर्डिंगली इसको करेंगे। लेकिन अगर उसने हमें अब इसमें डेट नहीं बताई हो कि फाइनल डिविडेंड उसने कब अनाउंस किया है, तो अगर डेट ना हमारे पास हो तो फिर हम उसको अज्यूम करते हैं कि वो हमारा आफ्टर बैलेंस शीट डेट प्रपोज हुआ होगा। तो इसलिए फिर ये हमारा नेक्स्ट ईयर में आ जाएगा। What amount of retained earnings shall be presented in statement of changes in equity as at 31st December 2019। अब वो कह रहे हैं कि हमारा रिटेन्ड अर्निंग्स का क्लोजिंग कितना आएगा। तो हम रिटेन्ड अर्निंग्स का क्लोजिंग कैसे फाइंड कर लेंगे, रिटेन्ड अर्निंग्स। अब इसमें हमारा ओपनिंग कितना है, वीडियो उसने ऊपर गिवन किया, रिटेन्ड अर्निंग्स का कितना, 35। अब 35 उसने दे दिया। अब उसने हमें उसके बाद क्या दिया, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड वॉज ₹32 मिलियन। अब आपको पता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो हमारा कहाँ पे आता है, रिटेन्ड अर्निंग्स में आके ऐड हो जाता है। कितना है, 32 मिलियन। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड कितना है, 5%। हमारी शेयर कैपिटल की ओपनिंग कितना था, 100। तो सिंपली हम कैसे फाइंड करेंगे, 100 × 5%। तो ये हमारा क्या आ गया, 5। ये लेस हो जाएगा आगे। अब इसके साथ ही वो एक और चीज़ कह रहा है, फर्स्ट लाइन में वो कह रहा है, ऑन 2 जनवरी 2019 ऑल द रीवैल्यूड एसेट्स वर डिस्पोज्ड ऑफ फॉर ₹90 मिलियन। अब आपको पता है जब हमारे रीवैल्यूड एसेट जो है वो डिस्पोज होता है तो हमारा जितना भी रिवैल्यूएशन सरप्लस उस टाइम पड़ा होता है वो हम उसी टाइम सारा जो है वो रिटेन अर्निंग्स में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो हमारा कितना सरप्लस पड़ा था, ऊपर उसने ओपनिंग बताया वो सरप्लस का 20 मिलियन। तो हमारा ये जो 20 मिलियन है ये जब एसेट्स डिस्पोज हुए होंगे ये सारा उस टाइम रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफ़र हो गया होगा। तो ये क्या आ गया हमारा, ट्रांसफ़र ऑफ सरप्लस।
कितना आ गया ये 20 मिलियन। अब हमारी सारी अपनी रिटेन अर्निंग्स को हम टोटल कर लेते हैं, तो ये हमारा आंसर क्या आ जाता है 82 मिलियन। ये हमारा क्या आ गया क्लोजिंग बैलेंस रिटेन अर्निंग्स का, और यही हमें रिक्वायर्ड था। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या आ गया 82 मिलियन। अब नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा एमसीक्यू नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अपीयर इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। इनमें से कौन सी चीज़ है जो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में नहीं आती। ए है शेयर प्रीमियम। शेयर प्रीमियम आपको पता है। अब हमारे कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, एक तो आ गया शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स, रिवैल्यूएशन सरप्लस। अब हम अपनी ऑप्शन देख लेते हैं। शेयर प्रीमियम तो आता है हमारा, तो ये भी गलत हो गई। रिटेन्ड अर्निंग्स भी हमारी इक्विटी में आती है, चेंजेस इन इक्विटी में। डी है रिवैल्यूएशन सरप्लस भी हमारा आता है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। सी में वो कह रहा है गुडविल। अब गुडविल आपको पता है क्या चीज़ होती है, हमारी नॉन करंट एसेट होती है, और ये हमारी चेंजेस इन इक्विटी का पार्ट नहीं होती। तो हमारा फिर ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो गया, ऑप्शन सी गुडविल। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज लाइकली टू बी ट्रू फॉर अ कंपनी मेकिंग प्रॉफिट। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो सकती है एक कंपनी के लिए जो प्रॉफिट्स अर्न कर रही है। तो हमारी ए ऑप्शन है, द ऑपरेटिंग प्रॉफिट विल बी लेस देन द प्रॉफिट फॉर द ईयर। इनके जो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो हमारा कम होगा प्रॉफिट फॉर द ईयर से। अब ये तो हो ही नहीं सकता कि हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हो प्रॉफिट फॉर द ईयर, क्योंकि ये ज़्यादा होगा, फिर इसके बाद जाके इसमें से एक्सपेंसेस वगैरह जो हमारी वो टैक्स लेस होता है, सारा लेस होने के बाद हमारा प्रॉफिट फॉर द ईयर कम आता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम नहीं होता। बी है द प्रॉफिट फॉर द ईयर विल बी ग्रेटर देन द ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये भी ट्रू नहीं हो सकता। हमारा प्रॉफिट फॉर द ईयर जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है उससे हमेशा कम ही आता है। कैसे कम आता है, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हम क्या करते हैं, अपने एक्सपेंसेस लेस करते हैं। वो एक्सपेंसेस लेस होने के बाद कैसे पॉसिबल है कि हमारा प्रॉफिट जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट से ज़्यादा आ जाए। तो ये भी हमारी रॉन्ग हो गई। सी है रिटेन प्रॉफिट्स एट द ईयर एंड विल बी ग्रेटर देन द शेयर होल्डर्स इक्विटी। अब आपको पता है रिटेन प्रॉफिट्स का क्या मतलब है, रिटेन अर्निंग। अब रिटेन अर्निंग जो है वो शेयर होल्डर्स इक्विटी में ऐड होती है, तो हमारी जो इक्विटी आती है उसके अमाउंट आती है। अब ये तो हमारी ज़्यादा हो ही नहीं सकती, रिटेन अर्निंग जो हमारी टोटल इक्विटी आएगी उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकती, तो इसलिए फिर ये ऑप्शन भी गलत हो गया। डी है रिटेन प्रॉफिट्स एट द ईयर एंड विल बी ग्रेटर देन रिटेन प्रॉफिट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। अब इसको हम देख सकते हैं, इसमें वो क्या कह रहे हैं कि रिटेन प्रॉफिट्स यानी कि रिटेन अर्निंग जो हमारा ईयर एंड पे आता है वो हमारा ज़्यादा हो सकता है किससे, रिटेन अर्निंग्स से जो हमारा ओपनिंग था। यानी कि हमारा रिटेन अर्निंग्स का जो सीटी है वो बीडी से ज़्यादा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इस साल भी क्योंकि प्रॉफिट कुछ आया होगा तो उससे हमारा रिटेन अर्निंग्स का जो बैलेंस है वो इंक्रीज़ होगा, तो हमारा क्लोजिंग ज़्यादा आ सकता है। तो फिर इसलिए कौन सी ऑप्शन आ गई यहाँ पे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट एमसीक्यू 23। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। इनमें से कौन सा है जो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का कंपोनेंट नहीं है। टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड, रिवैल्यूएशन गेन, अमाउंट ऑफ कैश दैट द कंपनी हैज़ ऑन हैंड, डिविडेंड्स पेड टू शेयर होल्डर्स ड्यूरिंग द ईयर। अब टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम आपको जैसे मैंने बताया कि FAR 2 में बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट है, लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ इतना याद रख लें कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो आता है उसमें जब हम अपनी रिवैल्यूएशन सरप्लस को ऐड करते हैं तो हमारे पास जो फिगर आएगी उसको हम टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम कहते हैं। और ये फिर टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम जो है वो हमारे जाके स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का पार्ट भी बनती है। तो ये तो हमारी हो गई ट्रू। उसके बाद है रिवैल्यूएशन गेन। रिवैल्यूएशन सरप्लस भी आपको पता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का पार्ट होती है। डी है डिविडेंड पे टू शेयर होल्डर्स ड्यूरिंग द पे। डिविडेंड्स भी हमारे जो हैं वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में आती हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। सी में वो कह रहा है अमाउंट ऑफ कैश दैट द कंपनी हैज़ ऑन हैंड, यानी कि कैश इन हैंड जो है वो हमारा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का पार्ट नहीं बनती। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन फिर क्या आ गया, ऑप्शन सी द अमाउंट ऑफ कैश दैट द कंपनी हैज़ ऑन हैंड। इसके बाद है 24।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट प्रेफर्ड स्टॉक। अब प्रेफर्ड स्टॉक क्या होता है, ये होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स में कुछ हमारी इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की। उसमें वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कि इसमें से कौन सी वो स्टेटमेंट है जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो है उनके लिए ट्रू नहीं है। द रेट ऑफ डिविडेंड इज यूजुअली फिक्स। अब जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है इनका जो रेट होता है डिविडेंड का वो फिक्स होता है, तो ये तो ट्रू है। बी में वो कह रहा है शेयर होल्डर्स ऑलवेज हैव अ वोटिंग राइट। अब यहाँ पे मसला है, क्योंकि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनको वोटिंग राइट नहीं होता, जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको वोटिंग राइट होता है, तो ये ऑप्शन जो है वो नॉट ट्रू है। सी ऑप्शन हम देख लेते हैं, शेयर होल्डर्स यूजली हैव अ प्रेफरेंस एज टू एसेट्स अपॉन लिक्विडेशन ऑफ द कॉर्पोरेशन, कि जब हमारी जो कंपनी है वो लिक्विडेट हो जाएगी, इनके ख़त्म हो रही होगी, तो जो उसके एसेट्स में से जो हिस्सा आएगा वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलता है, उनको प्रेफरेंस होता है उन एसेट्स के ऊपर फ्रॉम ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, तो ये भी ट्रू है। शेयर होल्डर्स यूजली हैव अ प्रेफरेंस एज टू डिविडेंड, ये भी ट्रू है कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनको प्रेफरेंस होता है डिविडेंड पे, कि जब डिविडेंड आता है वो पहले जो है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलता है, उसमें से डिवाइड होता है, फिर हमारी बारी आती है ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स की। तो इसमें ऑप्शन फिर कौन सा आ गया, बी, शेयर होल्डर्स ऑलवेज हैव अ वोटिंग राइट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनको वोटिंग राइट नहीं होता, ये किसको होता है, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को। तो यहाँ पे ऑप्शन आ गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट MCQ 25, redeemable preference shares is required to be reported as liability, equity, asset, none of the above। अब रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स तो आपका मैंने बताया था कि ये हमारी क्या यहाँ पे आती है, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ का पार्ट बनती है, तो ये हमारी क्या होती है, लाइबिलिटी होती है, रिडीम हो सकते हैं प्रेफरेंस शेयर। जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है इनको हम रिडीम भी कर सकते हैं, तो इसलिए ये फिर हमारी क्या होती है, इक्विटी होती है, सॉरी लाइबिलिटी होती है, इक्विटी और एसेट नहीं होती है। तो हमारा यहाँ पे क्या गया ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट MCQ नंबर 26, एनी अनपेड डिविडेंड इज कैरिड फॉरवर्ड टू द फ्यूचर पीरियड फॉर विच टाइप ऑफ स्टॉक, कि जो अनपेड डिविडेंड यानी कि इस साल में अगर कोई डिविडेंड पे हुआ है और कंपनी के पास पैसे नहीं थे, तो वो कौन सा डिविडेंड है जो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, इनके नेक्स्ट ईयर में आपको मिलेगा, फिर वो कैरी फॉरवर्ड CD बन जाएगा और नेक्स्ट ईयर में फिर आपको मिलता है। कौन से वो स्टॉक का मीन्स होता है शेयर्स होते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ, प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं ना, इनकी फर्दर आगे टाइप होती हैं, तो एक होते हैं कम्युलेटिव और एक होते हैं नॉन कम्युलेटिव। अब जो कम्युलेटिव होते हैं, अगर कंपनी के पास इस साल पैसे नहीं थे देने को डिविडेंड, तो फिर जो है कम्युलेटिव के केस में क्या होता है, वो हमारे कैरीड फॉरवर्ड हो जाते हैं, यानी कि इस साल अगर आपको पैसे नहीं मिले तो फिर नेक्स्ट ईयर में आपको पैसे देती है कंपनी। लेकिन अगर नॉन कम्युलेटिव शेयर्स होंगे तो वो फिर नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड नहीं होते, यानी अगर आपको इस साल जो है वो पैसे नहीं मिले तो नेक्स्ट ईयर में भी आपको पैसे नहीं मिलेंगे, वो फिर आपके पैसे ख़त्म हो जाते हैं। तो ये दो टाइप्स होती हैं। अब उसमें हमें क्या पूछा है कि कौन से शेयर होते हैं जिसमें जो है वो कैरिड फॉरवर्ड हो जाती हैं, तो कौन से आ गए यहाँ पे फिर कम्युलेटिव शेयर। तो यहाँ पे ऑप्शन आ गया ऑप्शन बी, कम्युलेटिव प्रेफर्ड शेयर्स। नेक्स्ट MCQ नंबर 27, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ डिविडेंड पेमेंट्स टू द शेयर होल्डर्स ऑन द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, कि हम जो डिविडेंड पेमेंट करते हैं उसका स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी पे क्या इफेक्ट होता है। तो जब हम डिविडेंड मीन्स के डिविडेंड डेबिट होके, को पता है डिविडेंड कहाँ से डेबिट होता है, डिविडेंड रिटेन अर्निंग्स में डेबिट होता है, रिटेन अर्निंग्स में जाके ये लेस करता है बाय डिफ़ॉल्ट रिटेन अर्निंग्स में, लेकिन अगर उसने कहीं और बताया तो फिर वहाँ से हम इसको डेबिट करते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये कहाँ पे जाता है, रिटेन अर्निंग्स में, रिटेन अर्निंग्स में जाके ये डेबिट हो जाता है। तो अब हम अपनी ऑप्शन देखते हैं, इट इंक्रीजेज द रिटेन अर्निंग बैलेंस, नहीं ये तो डिक्रीज़ करता है, क्योंकि रिटेन अर्निंग्स में जाके लेस होता है, तो रिटेन अर्निंग्स का जो बैलेंस है, रिटेन अर्निंग्स डेबिट हो जाती हैं और रिटेन अर्निंग्स फिर कम हो जाता है। इट डिक्रीजेज द रिटेन अर्निंग बैलेंसेस, ये ऑप्शन जो है बी ऑप्शन हमारा ठीक है। सी में वो कह रहे हैं इट इंक्रीजेज द शेयर कैपिटल बैलेंस, ये गलत है। इट डिक्रीजेज द शेयर कैपिटल बैलेंस, ये भी गलत है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन कौन सा आ गया, ऑप्शन बी, इट डिक्रीजेज द रिटेन अर्निंग बैलेंसेस।
कि जो हम डिविडेंड पे करते हैं मेन इफेक्ट उसका क्या होता है। अब हमने इसमें देखना होता है कि मेन जो हमारा जो आंसर है वो कौन सा हो सकता है। तो मेन इसमें हमारा क्या है, इट डिक्रीजेज द रिटेन अर्निंग बैलेंसेस, जो रिटेन अर्निंग का जो बैलेंस है उसको कम कर देता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, ऑप्शन बी आ गया। नेक्स्ट है 28, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ एन एडिशनल इशू ऑन द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। एडिशनल शेयर इशू करने का मतलब हम शेयर इशू कर रहे हैं फर्दर, तो हमारी एंट्री होती है कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट। तो इससे हमारा क्या होता है, शेयर कैपिटल का बैलेंस जो है वो इंक्रीज़ हो रहा होता है क्रेडिट होके। तो हमारी ऑप्शन हम देख लेते हैं, इट इंक्रीज द शेयर कैपिटल बैलेंस, ये ठीक है बिल्कुल। इट इंक्रीज द रिटेन अर्निंग बैलेंस, ये गलत है। इट डिक्रीज द शेयर कैपिटल बैलेंस, डिक्रीज भी नहीं करता शेयर कैपिटल को, इंक्रीज करता है। इट डिक्रीज द रिटेन अर्निंग बैलेंस, तो हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन ए, इट इंक्रीजेज द शेयर कैपिटल बैलेंस। जब हम शेयर इशू कर रहे हैं तो उससे हमारा क्या होता है, शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रहा होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन ए। 29 है, Xavier Limited issued 5,000 shares of its ₹10 per value to its shareholder, कि 5,000 शेयर इशू किए हैं और उनकी वैल्यू कितनी है 10 पर शेयर, फेस वैल्यू कितनी है 10। These shares were issued at a premium at a price of ₹25 per share. The correct journal entry. अब जर्नल एंट्री अब इसकी क्या होगी, प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं तो कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट एंड शेयर प्रीमियम क्रेडिट। अब कितने से होगा, शेयर कैपिटल जो है वो कितने से होगा 10 से, क्योंकि उसकी फेस वैल्यू कितनी है 10 है, और जो 15 है वो क्या है, शेयर प्रीमियम हो जाएगा। अब कितने हैं 5,000, तो 5,000 इंटू 10 करेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी 50,000 से शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, और जब मल्टीप्लाई बाय 15 करेंगे तो क्या आएगा 75,000 से शेयर प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा। और कैश कितने से फिर डेबिट होगी 125,000 से। तब ये एंट्री हमारी होनी है। तो ये हमारी एंट्री कहाँ पे है देख लेते हैं। ये है कैश डेबिट 125,000, शेयर कैपिटल क्रेडिट 125,000। अब इसमें हमारा शेयर प्रीमियम नहीं आया और शेयर कैपिटल को उसने कितने से 125,000 से ही क्रेडिट कर दिया, तो ये हमारा गलत होगी। नेक्स्ट में वो कह रहा है कैश डेबिट 50,000, तो ये तो हमारी यहीं पे गलत हो जाती है। कैश डेबिट कितने से होनी है 125,000 से। सी में वो कह रहे हैं शेयर कैपिटल डेबिट बाय 50,000, तो ये भी यहीं पे गलत हो जाती है। शेयर कैपिटल हमारा क्या होना है, क्रेडिट होना है बाय 50,000। डी में वो कह रहा है कैश डेबिट बाय 125,000, ये ठीक है। आगे वो कह रहे हैं शेयर कैपिटल क्रेडिट 50,000, ये भी ठीक है। एंड शेयर प्रीमियम क्रेडिट बाय 75,000, तो ये भी ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ गया यहाँ पे, ऑप्शन डी,